unit is focused on JSP। क्योंकि देखो शुरू में जब हमने डिस्कशन किया हमने इस सिलेबस की शुरुआत की जावा में वेब एप्लीकेशन डेवलप करना। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जावा में मेन देर आर टू टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस और पेजेस विच विल बी एक्सेस टू इंटरनेट। मतलब कि वेब एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं कि सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन रहती है और काफ़ी सारे पेज होते हैं उसमें। कुछ पेजेस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है अपने ब्राउज़र के ज़रिए और वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जो हमारी एप्लीकेशन है उसको वो रिक्वेस्ट मिलती है और वहाँ से योग्य रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो सर्वर पे जो अपना प्रोग्राम होगा जो हम जावा में डेवलप करेंगे जावा में लिखेंगे कैसा होता है वो प्रोग्राम, क्या होता है उसका स्ट्रक्चर, क्या होता है, कैसा कोड होता है उसमें। तो देखो जावा के काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं। मतलब कि जावा फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जावा फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड जावा फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। तो है तो जावा ही, जो आपने कोर जावा पढ़ा है उसी प्रकार का कोडिंग आपको फॉलो करना है, वही रूल्स फॉलो करना है जहाँ भी आप जावा का प्रोग्रामिंग करते हो। जावा को आप एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो बतौर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक चीज़ जावा है, लेकिन किस मकसद से, किस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक कुछ मैकेनिज़म्स हैं कि जो आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं और कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो जब हम वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो जावा में ऐसे दो मैकेनिज़म्स हैं कि जो हमें उपयोगी होते हैं, सर्वलेट और जावा सर्वर पेजेस, इन शॉर्ट JSP। अब देखो सर्वलेट को हमने अब तक देखा, ठीक है। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है सर्वलेट के बारे में। अच्छा, बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है जावा का कि बहुत ही स्ट्रांग है। वेब एप्लीकेशन वेब पेज डेवलप करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इजीली क्लाइंट के डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स भेजे जा सकते हैं। एडिशनली इम्प्लिसिट डेटा जो आता है क्लाइंट से, मतलब कि जो ब्राउज़र भेजता है उसको भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है, इजीली सेंड किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सर्वलेट से कर सकते हैं, काफ़ी पावरफुल है। तो ऐसा ही दूसरा मैकेनिज़्म भी यहाँ पे रखा गया है जावा सर्वर पेजेस। तो जो कुछ सर्वलेट से हम कर सकते हैं वो सब कुछ JSP से भी हो सकता है, जावा सर्वर पेजेस से भी। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित होगा कि भाई जब ये सर्वलेट है और सब कुछ इतना अच्छी तरह से हो रहा है तो फिर JSP की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है JSP की। तो देखो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपने अब तक सर्वलेट के प्रोग्राम्स देखे, आपने परफॉर्म किए, हमने डेमो में एक साथ कुछ एग्जांपल्स भी परफॉर्म किए। तो कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि सर्वलेट, नो डाउट इट इज़ वेरी पावरफुल, a convenient mechanism for generating response, different type of responses। लेकिन अगर आपको सर्वलेट से HTML रिस्पॉन्स जनरेट करना है, मतलब कि आपकी सर्वलेट से आपको HTML डॉक्यूमेंट जनरेट करके क्लाइंट को बतौर रिस्पॉन्स भेजना है, भेज सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये टास्क है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। समझ लो कि आपको अपनी सर्वलेट से एक HTML का टेबल शो करवाना है क्लाइंट को। तो आप क्या करोगे? कर सकते हो इजीली, आप प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करोगे अपनी सर्वलेट में, डू गेट या डू पोस्ट, ज़्यादातर केस में डू गेट में। और फिर आप सबसे पहले एक राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करोगे, प्रिंट राइटर का, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। देन आप सेट कंटेंट टाइप करोगे टेक्स्ट HTML। फिर आपको जो HTML का रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजना है वो पूरा एक HTML का कोड, जैसा हम एक HTML का पेज लिखते हैं ना, HTML टैग शुरू करते हैं, टाइटल, हेड, फिर बॉडी, बॉडी में कुछ एट्रीब्यूट सेट करेंगे। ये तो मैं सिंपल HTML पेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने सपोज कि उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग किया है तो div टैग, काफ़ी सारे और भी टैग्स आप यूज़ करोगे। तो इस तरह से जो आपका HTML का कोड बनता है वो काफ़ी थोड़ा लेंदी होता है और
उसको आपको सर्वलेट से जनरेट करना है। डायरेक्टली आपको HTML पे लिखना होता है तो काफ़ी आपके पास टूल्स अवेलेबल है ये करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सर्वलेट से वो जनरेट करना है। तो आपको क्या करना होगा कि सर्वलेट से जो आप HTML का कोड ब्राउज़र को भेजना चाहते हो डॉक्यूमेंट के तौर पे, आपको वो पूरा HTML का कोड यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, और काफ़ी जगह पे कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा, काफ़ी जगह पे स्पेशल सिंबल्स आते हैं तो उसको आपको एस्केप करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब ये जो कोड अपना जनरेट होता है ना सर्वलेट का, फिर फाइनली अगर आप उसको देखो ना सर्वलेट को, तो वो थोड़ा आपको क्लमजी लगता है, क्योंकि जब उसमें हम HTML एम्बेड करते हैं ना सर्वलेट में, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और क्लमजी हो जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल में, ऐसे मौके पर जो हमें उपयोगी होता है और या जो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है JSP। मैंने कहा ना JSP और सर्वलेट, सर्वलेट और JSP दोनों समान प्रकार के कार्य करते हैं। अलबत्त ये भी आपको बता दूं कि JSP पेज हम बनाते हैं, हम JSP पेज बनाते हैं, लेकिन वो JSP पेज इंटरनली सर्वलेट बन जाता है। समझ में आ रहा है? हम JSP पेज लिखेंगे, .JSP से सेव करेंगे पेज को, वो JSP पेज भी इंटरनली सर्वर पर तो सर्वलेट ही बनता है। और जब क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स दिखता है ना, हमारे JSP पेज का जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिखता है वो डायरेक्टली JSP पेज का नहीं होता है, वो सर्वलेट से सेंड किया गया रिस्पॉन्स होता है। लेकिन हमने तो क्या बनाया एज ए डेवलपर, ओनली JSP पेज। सिस्टम उसका अनुवाद करके, उसका ट्रांसलेशन करके सर्वलेट बनाएगी इंटरनली। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ। तो कहने का मतलब सर्वलेट और JSP दोनों समान प्रकार के कार्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस है काम करने की। मतलब कि कुछ मौके ऐसे होंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहाँ पे सर्वलेट अच्छा काम करेगी JSP के मुकाबले, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जहाँ पे JSP ज़्यादा बेहतर काम करेगा फॉर डेवलपर। अदरवाइज वॉट एवर वी कैन डू with servlet can be done using JSP also, and whatever we can do using JSP is also possible in servlet। लेकिन कुछ परिस्थितियां में कोई एक ज़्यादा बेहतर काम करेगा, मतलब कि हमें ज़्यादा इफेक्टिव और इजी लगेगा। तो एज ए डेवलपर हम परिस्थिति के आधार पे सर्वलेट या JSP दोनों में से एक का चयन करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि समझ लो कि सर्वलेट से आपको ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करना है कि जो HTML है, तो सर्वलेट से हो सकता है, लेकिन सर्वलेट में वो कोड एकदम क्लमजी हो जाता है, मतलब पेचीदा हो जाता है। तो ऐसे मौके पर, ऐसी परिस्थिति में JSP ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि JSP पेज जो है ना वो कैसा है पता है? सर्वलेट के बारे में सोचो आप, तो सर्वलेट जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो एक पूरा जावा का क्लास, एक पूरा जावा का कोड, जिसमें बीच में कहीं कहीं पे हमने HTML का कोड लिखा होता है। जस्ट थिंक अबाउट कि आप सर्वलेट से एक छोटा सा HTML रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग या हेलो वर्ल्ड। तो ऐसी सर्वलेट जो होती है आपकी, क्या सोचोगे आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में? पूरा एक जावा का कोड, पूरा एक जावा का प्रोग्राम, जिसमें बीच में कहीं पे हमने HTML लिखा होता है। JSP पूरा HTML जैसा कोड, पूरा HTML जैसा कोड, बीच में कहीं कहीं पे जावा का कोड लिखा होता है। देखो ध्यान से समझना दोनों चीज को। सर्वलेट पूरा जावा का कोड, कहीं कहीं पे HTML लिखा होता है। JSP पूरा HTML जैसा कोड, कहीं कहीं पे जावा का कोड लिखा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि JSP के पेज को वो पूरा, एक्चुअली JSP पेज है वो पूरा जावा का पेज नहीं है, मतलब इट इज नॉट ए प्योर जावा कोड। उसमें आप फ्रीली लिख सकते हो HTML, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी। एडिशनली आप JSP के पेज में जावा का कोड भी लिख सकते हो।
जैसे आप HTML के पेज में HTML लिखते हो, उसी तरह से JSP के पेज में भी बिना कोई एम्बेड किए डायरेक्टली HTML का कोड लिख सकते हो। तो ये हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। तो जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया कि टेबल जैसा कुछ क्रिएट करना हो, तो ऐसे मौके पर सर्वलेट से ज़्यादा JSP इफेक्टिव, क्योंकि जैसे हम HTML के पेज में लिखते हैं उसी तरह से JSP के पेज में लिख सकते हैं। अब बात आती है, तो HTML और JSP में क्या डिफरेंस, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा। तो फिर HTML पेज क्यों ना बनाए भाई? HTML पेज है वो स्टैटिक पेज है, और JSP का पेज, जावा की टेक्नोलॉजी एक डायनेमिक पेज क्रिएट करती है। मैंने बताया ना कि वो इंटरनली, JSP का पेज इंटरनली सर्वलेट है, और सर्वलेट मतलब कि डायनेमिक कंटेंट। HTML it is a static content. JSP is a Java technology. It is a code which belongs to Java, mechanism which belongs to Java. तो वो जो रिजल्ट जनरेट करता है ना, वो कैसा होता है? डायनेमिक होता है। तो ये मैंने उदाहरण में आपको बताया कि हम JSP के पेज में HTML को डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ओनली HTML लिख सकते हैं ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कहीं कहीं पे जावा का कोड, मैंने उल्लेख किया कि JSP का पेज समझ लो कि वो पूरा HTML जैसा स्ट्रक्चर, उसमें कहीं कहीं पे जावा का कोड होगा, और जहाँ पे भी आप जावा का कोड लिखते हो तो है तो वो जावा का कोड, उसको पूरे शिस्त में लिखना होगा आपको, डिसिप्लिन में, मतलब जो भी उसका रूल है उसको फॉलो करके ही, सिंथेटिकली भी फॉलो करके लिखना होगा जहाँ पे भी लिखते हो। तो JSP का पेज मतलब वो डायनेमिक पेज है। JSP का पेज मतलब वो डायनेमिक पेज है, और उस डायनेमिक पेज में हम HTML का कोड लिख सकते हैं। HTML का कोड लिखेंगे जहाँ पे हमें स्टैटिक कंटेंट लिखना है, लेकिन जहाँ पे हमें डायनेमिक कोड लिखना है, डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना है, वहाँ पे हम जावा का कोड लिखेंगे। थिंक सिमिलर टू PHP। PHP का पेज जो होता है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम लिखते हैं HTML जैसा ही सब कुछ, लेकिन जहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है, कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी करना होता है, कुछ प्रोसेसिंग करना होता है, वहाँ पे हम वो PHP का टैग लिखते हैं और फिर PHP का कोड लिखते हैं। उसी तरह से JSP, HTML से शुरू करोगे, HTML से एंड करोगे, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कुछ प्रोसेसिंग करना हो, कुछ कैलकुलेशन करना हो, हेडर्स रीड करने हो, सेट करने हो, डेटाबेस से कुछ कनेक्टिविटी या ऐसा कुछ करना हो, तो वहाँ पे आप जावा का कोड लिखोगे। जैसे PHP में आप PHP का जो सिंटैक्स है, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ऐसा लिख कर फिर PHP का कोड लिखते हो, उसी तरह से JSP के पेज में भी हमें ऐसे अलग अलग सिंटैक्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम जावा का कोड लिख सकते हैं HTML के साथ। तो सर्वलेट इज ए जावा कोड इन विच HTML इज एम्बेड। JSP is like a HTML page in which Java is embedded. एक पूरा जावा का पेज है जिसमें HTML को एम्बेड किया है, एक पूरा HTML जैसा पेज जिसमें जावा को एम्बेड किया है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे ही आपने अभी सुना और अनुमान किया, बेशक JSP आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगेगा सर्वलेट के मुकाबले, क्योंकि सर्वलेट को पहले तो पूरा जावा का कोड लिखना, कंपाइल करना, और फिर कंपाइल करने के बाद उसको हम मैप करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JSP को वो तो पूरा HTML जैसा ही स्ट्रक्चर है, और ये सर्वलेट तो नहीं है, मतलब हम तो उसे सर्वलेट नहीं मानते, वो इंटरनली सर्वलेट है। JSP का पेज इंटरनली सर्वलेट है। हमें नहीं पता कि हमने जो JSP का पेज लिखा उसके अनुवाद से जो सर्वलेट बनेगी उसका नाम क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब हमें उस सर्वलेट को कंपाइल भी नहीं करना है, हमें तो केवल JSP का पेज लिखना है। उसको कन्वर्ट सर्वलेट में करेगा सिस्टम, और उसको कंपाइल भी करेगा, हमें कंपाइल भी नहीं करना, हमें तो केवल JSP का पेज बना के रख देना। जब भी उस JSP के पेज के लिए पहली बार रिक्वेस्ट आएगी तो उस JSP पेज के ट्रांसलेशन से सर्वलेट बनेगी, और वो सर्वलेट कंपाइल भी होगी और फिर रन होगी, और उसका आउटपुट भेजा जाएगा क्लाइंट को। ये होता है JSP। तो एज ए डेवलपर हमें तो केवल पेज बना के रखना है और रन करना है, और वो भी फ्री फॉर्म में। मतलब जहाँ पे जावा का कोड लिखना है वहीं पे आपको थोड़ा
केयर करना है कि आप सिंथेटिकली सब कुछ जावा के हिसाब से लिख रहे हो। अदरवाइज जो HTML है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। Java server pages is a mechanism which allow us to mix regular static HTML with dynamically generated content। देखो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो हमें सुविधा देता है कि हम मिक्स कर सके अलग अलग चीज़ों को, जैसे कि स्टैटिक HTML के कोड को हम डायनेमिक कंटेंट से मिक्सअप कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि हम HTML का कोड जब लिखते हैं तो HTML का कोड तो पूरा स्टैटिक होता है, लेकिन हमें उस स्टैटिक कोड के साथ डायनेमिक कंटेंट भी जोड़ना है, क्योंकि HTML अच्छा फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। तो और जो डेटा है वो हमारा डायनेमिकली जनरेट हुआ है। तो अगर हमारे डायनेमिकली जनरेट हुए डेटा को हमें अच्छी तरह से क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए हम HTML का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन HTML वो डायनेमिक कंटेंट खुद नहीं ला सकता। तो वो डायनेमिक कंटेंट लाने के लिए हम JSP का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपको क्लाइंट को उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। रिजल्ट कहाँ पे? डेटाबेस में है, सर्वर पे। तो डेटाबेस जो सर्वर में है उसमें से डेटा को फेच करने का कोड HTML तो नहीं कर सकता काम। हाँ, अगर वो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट फेच होके आ गया, डेटा की जो क्लाइंट को डिस्प्ले करना है वो आ गया, तो HTML उसको फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकता है। तो कहने का मतलब HTML और दूसरी कोई टेक्नोलॉजी की जो डायनेमिकली कंटेंट को जनरेट कर सकती है, दोनों को मिक्सअप करके हम क्लाइंट को अच्छा आउटपुट प्रेजेंट कर सकते हैं। यही हम करते आए हैं, हमने PHP में भी वही किया और यहाँ पे JS में भी हम वही करेंगे, सबलेट में भी वही करते हैं। बट जब ज़्यादा HTML लिखना होता है तो हम बेशक JSP का यूज़ करेंगे अब से। We just write the regular HTML in the normal manner using familiar HTML tools, tags, and then enclose the code for the dynamic parts in special tags, most of which starts with less than percentage and ends with percentage less than। हम यहाँ पे नॉर्मल जैसे HTML का पेज लिखते हैं उसी तरह से HTML का पेज लिखेंगे और उसमें कहीं कहीं पे जहाँ पे डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना है अपने को, वहाँ पे हम जावा का कोड लिखेंगे। और जावा का कोड लिखने की यहाँ पे पर्टिकुलर सिंटेक्स भी है। हमें यहाँ पे एक्चुअली 3 अलग अलग प्रकार की सिंटेक्स दी गई है, उसमें से ज़्यादातर जो यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज लेस देन, इस तरह का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसको स्क्रिप्टलेट कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रिप्टलेट, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ इस चैप्टर में, ये एक्चुअली यूनिट 4 का पहला चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर ओवरव्यू ऑफ JSP, नीड ऑफ JSP जो मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स ऑफ JSP, बेसिक सिंटेक्स ऑफ JSP, और अंत में JSP वर्सेस सर्वलेट। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट सर्वलेट एंड JSP। तो जो अभी हमने चर्चा की वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। हाँ, अब ये भी कह सकते हो सर्वलेट इज गुड एट प्रोसेसिंग whereas JSP इज गुड एट प्रेजेंटेशन। हाँ, कौन कहाँ पे अच्छा कार्य करता है, कौन किसमें ज़्यादा बेहतर काम करता है, तो आप कह सकते हो ना कि सर्वलेट वो प्रोसेसिंग में बेहतर काम करती है और JSP का पेज जो है वो प्रेजेंटेशन में बेहतर काम करता है। इंट्रोडक्शन टू JSP। सी वेरी सिंपल JSP पेज। देखो आपको पहली नज़र में ये HTML लगेगा, सबको सच बोलना है ना, सबको ये पहली नज़र में लगेगा ये HTML का पेज है। बट फ्रेंड्स ये एक JSP का पेज, मैंने बताया ना कि आप इसमें मिक्सअप कर रहे हो ना, स्टैटिक कंटेंट लिखने के लिए HTML का, रेगुलर HTML का यूज़ करोगे, और जहाँ पे भी डायनेमिक कंटेंट लिखना है आपको, डायनेमिकली कुछ जनरेट करना, जैसे कि करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले करना है आपको, तो HTML तो वो नहीं कर पाएगा। तो उस डायनेमिक करंट डेट एंड टाइम जो है वो तो डायनेमिक डेटा है ना, उसके लिए आप जावा का कोड लिखोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से इस कोड को देखो, शुरुआत हुई है इसकी HTML, तो HTML के पेज में भी लिखते हैं हेड, टाइटल, देन H1, दिस इज JSP टेस्ट, हेड ओवर, बॉडी BG कलर इक्वल टू श्यान। देखो यही चीज़ अगर सर्वलेट में करनी होती अपने को
तो क्या करते हैं हम, import public class name extends http servlet public void do get request response throws exception, फिर writer get writer response dot set content type text public html, देन ये पूरा कोड डबल कोट्स में कहीं पे लिखते हैं आप। ASP में जैसे लिखते हो HTML वैसे ही लिख दो नॉर्मल मैनर में। अब देखो बॉडी बीजी कलर के बाद की जो लाइन है वो है टाइम, टाइम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो टाइम ऐसा लिखा हमने, फिर टाइम डिस्प्ले करना है जो, वो टाइम तो डायनेमिकली जनरेट होगा, तो उस डायनेमिकली टाइम को डिस्प्ले करने के लिए HTML के पास कोई सिंटेक्स नहीं, तो वहां पे हम, ये JSP का पेज है तो इसमें जावा का कोड लिख सकते हैं, लेकिन जावा का कोड एक पर्टिकुलर सिंटेक्स के अधीन होकर लिखना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे हमने सिंटेक्स एक यूज की है, लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, दिख रहा है ना, लेस देन परसेंटेज इक्वल। फिर हमने यहाँ पे देखो प्योर जावा का कोड लिखा, प्योर जावा का कोड, न्यू, जावा में जब ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो न्यू का यूज करते हैं, तो न्यू लिखा, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, डेट क्लास जावा में है कि जो यूटिल पैकेज के अंदर आया हुआ है कि जो हमें करंट डेट और टाइम की वैल्यू देता है। हमने यहाँ पे हमने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हमें पता है कि भाई जावा में जो भी क्लास आप यूज करना चाहते हो जो अवेलेबल है, अगर वो आपके करंट पेज में नहीं है तो आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इंपोर्ट करना नहीं चाहते हो तो आपको उस क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी इंपोर्ट तो नहीं किया यूटिल पैकेज को, इसलिए डेट क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। अगर डायरेक्टली लिख दिया होता डेट तो एरर आती, इसलिए यहाँ पे क्या किया, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, फिर वो सिंटेक्स ओवर परसेंटेज ग्रेटर देन बॉडी टैग ओवर HTML टैग ओवर। तो ये पूरा पेज है, देखा जाए तो स्टैटिक, उसमें कहीं पे जावा का कोड एम्बेड किया है, लिखा है, डायनेमिक कंटेंट की जरूरत है वहां पे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ना, it allows us to mix regular static HTML with dynamically generated content। और देखो यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया कि जहाँ पे डायनेमिक पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आप स्पेशल सिंटेक्स का यूज करोगे, ज्यादातर केस में आप यूज करोगे इस लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज लेस देन, इसे स्क्रिप्टलेट कहते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में जो हमने यूज किया है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें जो जावा का सिंटेक्स यूज किया है वो क्या है, लेस देन परसेंटेज इक्वल, उसे JSP एक्सप्रेशन कहते हैं, और यहाँ पे लास्ट लाइन में जो मेंशन किया है उसको JSP स्क्रिप्टलेट कहते हैं। अभी और एक मैकेनिज्म भी है तीसरा, वो है JSP डिक्लेरेशन। JSP के पेज में HTML के साथ जावा के कोड को मिक्सअप करने के लिए आपके पास 3 सुविधाएं हैं, JSP एक्सप्रेशन, JSP स्क्रिप्टलेट और JSP डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो लास्ट लाइन में मेंशन किया है वो JSP स्क्रिप्टलेट की सिंटेक्स है, हमने जो यूज किया है यहाँ पे वो JSP एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू वाला, और तीसरा भी है एक JSP डिक्लेरेशन। इन तीनों की चर्चा विस्तार से हम करेंगे बाद में। Above JSP code contains mostly the standard HTML that we used in the earlier units. Additionally, it contains a standard Java code enclosed between less than percentage and percentage less than, actually less than percentage equals। ये देखो अपने JSP का पेज, ये सपोज कि ये hello.jsp, मतलब इसको मैंने सेव किया है, इस फाइल का नाम मैंने रखा है a.jsp फॉर एग्जाम्पल। तो इसका देखो आउटपुट, ये दिस इज JSP टेस्ट, और टाइम डिस्प्ले किया उसने, टाइम ऐसा लिखा हुआ आया, बाजू में वो टाइम आया। तो इस JSP के पेज को, ये जो कोड है इसको मैंने एक फाइल में सेव किया a.jsp, और फिर इसको, इस पेज को
मैंने अपने सर्वर पे जो मेरा रूट फोल्डर है उसके अंदर JSPS नाम का एक फोल्डर बनाया मैंने, उसमें इसको सेव किया। इसलिए रन करने के लिए क्या लिखा मैंने, localhost JSP add.jsp। JSP पेज लिखने के बाद ना ही कंपाइल करना पड़ता है हमें, ना ही web.xml में वो 8 लाइन्स भी लिखनी पड़ती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली रन। मैपिंग नहीं करना पड़ता है इसके लिए, जैसे सर्वलेट के लिए करते हैं हम, वैसा इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है। We can think of servlets as Java code with HTML inside, and we can think of JSP as HTML with Java code inside. ऐसा हम सोच सकते हैं कि सर्वलेट मतलब पूरा जावा का कोड जिसमें बीच में HTML का कोड होता है कहीं कहीं पे। JSP के पेज को हम ऐसे तौर पे सोच सकते हैं कि पूरा एक HTML का कोड जिसमें कहीं कहीं पे जावा का कोड लिखा होता है। Apart from the differences, JSP and servlets, they are same thing. डिफरेंसेस तो है, काफ़ी डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़। तो इधर पहले ही मैंने कहा JSP are translated into servlets, servlets are compiled and it request time it is compiled servlet that execute। काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों में साम्यता, और साम्यता तो क्या, दोनों एक ही चीज़ है। JSP का पेज भी इंटरनली तो सर्वलेट ही बनता है, और उस सर्वलेट का ही आउटपुट क्लाइंट को दिखाई देता है जब वो JSP पेज को डिमांड करता है। सो राइटिंग JSP इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग सर्वलेट्स। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई JSP का पेज सर्वलेट को लिखने का एक दूसरा तरीका है, और कुछ नहीं। सर्वलेट लिखने के लिए वो एक दूसरा तरीका, इजी तरीका, नीड फॉर JSP। From the previous units, we are pretty sure about the advantages of servlet। हमें सर्वलेट के काफ़ी एडवांटेज, जो मैंने आज भी शुरू में आपसे कहे, सर्वलेट के काफ़ी एडवांटेजेस है जो हमें पता भी है, जैसे कि इट इज़ इजी टू राइट एंड एफिशिएंट टू एग्जीक्यूट, इट मेक सिंपल टू रीड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, इट इजीली मेक यूज ऑफ HTTP हेडर्स, इट कैन फ्लेक्सिबली मैनिपुलेट HTTP रिस्पॉन्स, it can customize behavior based on cookies, can track sessions. Additionally, it can also talk to the database for accessing the data as well as inserting the data। ये सारे काम सर्वलेट्स में हो सकते हैं। रिक्वेस्ट को रीड करना, हेडर्स को रीड करना, हेडर्स को सेट करना, रिस्पॉन्स को सेंड करना, इम्प्लिसिट डेटा को मैनिपुलेट करना, कुकीज़ के द्वारा क्लाइंट का बिहेवियर ट्रैक करना, सेशन ट्रैकिंग के जरिए क्लाइंट के सेशंस को ट्रैक करना, ये सभी चीज़ें, ये सभी मैकेनिज्म सर्वलेट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। The tasks discussed on previous slide are all programming related। अब यहाँ पे जितने भी टास्क लिखे कि सर्वलेट ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है, अगर ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको ज़रा आप सोचो, तो ये सभी ऐसे टास्क है, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, जिसके लिए डायनेमिक कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक भी टास्क ऐसा नहीं है कि जिसके लिए स्टैटिक कोड की ज़रूरत पड़े, HTML की ज़रूरत पड़े, ऐसा कोई भी टास्क इसमें नहीं है। ये सभी टास्क ऐसे है कि जो प्रोग्रामिंग या प्रोसेसिंग रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सर्वलेट के वक्त ये सब कुछ देखा, डिस्कस किया कि ये सब कुछ सर्वलेट अच्छी तरह से कर सकता है, तो ये सब कुछ है प्रोग्रामिंग रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वलेट प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए टास्क को बेहतर कर सकता है। The tasks discussed on previous slide are all programming related। Servlets are no doubt excellent in this era, but apart from these, servlet are not so good at presentation। हाँ, जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, जब अच्छा दिखाना होता है, क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है, तो मैंने शुरू में कहा कि सर्वलेट थोड़ा वहाँ पे अपने को मतलब कि नॉट सो गुड, मतलब कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। Servlet has the following deficiencies। Using Servlet, it is hard to write and maintain HTML। Servlet में कुछ कह सकते हैं, इस नज़रिए से कह सकते हैं कि कुछ बारीकियाँ है या कुछ बारीक खामियाँ है। In fact, it is not
harming, but still we can think because we have another mechanism available. That's why it is hard to write and maintain HTML. HTML को लिखना मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हार्ड हो जाता है. We can't use standard HTML tools. जो HTML के स्टैंडर्ड टूल्स है HTML के पेज को लिखते वक्त यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते. HTML is inaccessible to non-Java developers. अब सपोज कि सर्वलेट का पेज लिखा आपने सर्वलेट का कोडिंग किया और जो भी HTML भी आपको जनरेट करना है ना अपने पेज से तो भी आपने सर्वलेट ही लिखा. सपोज कि आपका पेज ऐसा है कि जो आप बनाने जा रहे हो ना वो पेज ऐसा है कि जिसमें काफ़ी सारा HTML ही आ रहा है फिर भी आपने सर्वलेट बनाया. अब सपोज आपने वो जो पेज बनाया सर्वलेट का वो पेज आपकी कंपनी में आपके ग्रुप में जो दूसरा डेवलपर है उसको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और वो जावा नहीं जानता, उसको जावा नहीं आता, उसको HTML आता है, उसको HTML आता है और कंपनी ने उसको टास्क दिया है कि ये जो पेज उस जावा वाले बंदे ने बनाया है उसमें तुम्हें HTML में ये मॉडिफिकेशन करना है. अब वो बंदा जो जावा जानता ही नहीं है, HTML में मास्टरी है, उसकी कंपनी ने उसको कहा कि उस पेज में आप HTML में मॉडिफिकेशन करो तो वो कैसे कर पाएगा कि उसको जावा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं और आपने तो पूरा HTML का कोड जावा के अंदर ही लिखा है. तो यहाँ पे वो HTML का कोड पूरा डेवलपर को दूसरे डेवलपर को जिसे जावा नहीं आता उसको समझ में नहीं आएगा, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा. इट विल बी इनएक्सेसिबल टू दी नॉन जावा डेवलपर. जावा का डेवलपर नहीं है वो उसे इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो ये कुछ बारीक डेफिशिएंसीज है सर्वलेट की. तो जहाँ पे ये हमें सर्वलेट की थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी बताई गई वहीं पे आता है रोल JSP का. नीड ऑफ और द बेनिफिट्स ऑफ JSP. The fact we know Java server pages are translated to servlet, it means that any task which can be performed by JSP would also be accomplished by servlet. हमने देखा, हमने सुना, हमने जाना कि JSP का पेज भी अनुवाद होकर सर्वलेट ही बनता है तो देखा जाए तो वो भी एक सर्वलेट ही है ना. तो जो कुछ हम सर्वलेट के अंदर कर सकते हैं वो सब कुछ हम JSP में कर सकते हैं और जो कुछ हम JSP में कर सकते हैं वो सब कुछ हम सर्वलेट में भी कर सकते हैं. But it does not mean that both are equally appropriate in all scenarios. But इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर संजोग में हर परिस्थितियां में हम एक के बजाय दूसरा या दूसरे के बजाय पहला यूज कर सकते हैं. परिस्थिति के मुताबिक आपको चयन करना चाहिए कि इस परिस्थिति में कौन बेहतर परफॉर्म करेगा. Moreover, we know that any program that can be accomplished using Java can also be done using assembly language. ये भी हमें पता है ना कि जो प्रोग्रामिंग हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हैं. The JSP that we write at starting of this unit. अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको छोटा सा JSP का कोड दिखाया था a.jsp पेज वाला जिसमें टाइम डिस्प्ले कर रहे थे. उस पेज को मैंने a.jsp से सेव किया. अब जब पहली बार इस a.jsp पेज के लिए रिक्वेस्ट आई तो क्या हुआ? When we test it, a servlet class is generated and compiled. We can look for this source code. We can look for the source code and class file of this JSP at. अब देखो जब इस फाइल के लिए इस JSP पेज के लिए पहली बार जब रिक्वेस्ट आई a.jsp के लिए तो सर्वर पे इस पेज के अनुवाद से ट्रांसलेशन से एक सर्वलेट बनाई गई. और अगर आप देखना चाहो इस सर्वलेट को तो वो आपको देखने को मिलेगी. कहाँ पे? देखो यहाँ पे नीचे मैंने वो पाथ बताया है. मैंने शुरू में भी जब प्रैक्टिकली आपको पहली बार बताया था कैसे सर्वलेट को रन करना है तब भी मैंने आपको ये JSP वाला भी बताया हुआ है. देखो आपने जो a.jsp लिखी वो आपको कहाँ पे मिलेगी देखने को? आपके टॉमकैट फोल्डर में देखो यहाँ पे वर्क कैटेलिना लोकल होस्ट फिर org अपाचे JSP और वहाँ पे देखो एक फोल्डर है JSPS और उसके नीचे a_jsp.class a_jsp जावा फाइल है ना. आपने a.jsp पेज बनाया और यहाँ पे a_jsp क्लास बन गया और पूरी फाइल कन्वर्ट हो गई .java में. और फिर अगर उसको खोल के देखोगे आप तो आपको पूरा एक देखने को मिलेगा क्लास.
कि जो पूरा जावा का कोड ही होगा उसमें, वो एक सर्वलेट होगा जो आपके जेएसपी के पेज के अनुवाद से बना है। और आपने तो केवल 10-15 लाइन लिखी ए डॉट जेएसपी में, वो जो सर्वलेट बनी है आपके पेज के अनुवाद से, उसमें कम से कम 50-60 लाइन होगी। बेनिफिट्स की बात करें हम सर्वलेट जेएसपी के बेनिफिट्स की, इट इज इजियर टू राइट एंड मेंटेन द एचटीएमएल। जो डेफिशिएंसीज थी सर्वलेट में उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया। इट इज इजी टू राइट एंड मेंटेन द एचटीएमएल। अब देखो मेरा लैपटॉप अभी बंद हो गया है, माय लैपटॉप इज closed, battery is over. I am presenting my screen from Am I audible, friends? Yes, sir. Is my screen visible, friends? Yes, sir. Yes, visible, sir. See, yeah. तो जो हमने ड्रॉबैक्स या लिटिल डेफिशिएंसीज के बारे में बात की, दिस डेफिशिएंसीज आर एड्रेस्ड इन जेएसपी एंड वी कैन, यस, ये तीनों जो हमने अभी डिस्कस की, दिस आर द डेफिशिएंसीज ऑफ servlet. They are addressed and they are the benefits of JSP compared to servlet. Yeah, it is easy to write and maintain the HTML. We can use standard website development tools. We can divide up our development team easily. मतलब कि अब आपने सपोज कि एक जेएसपी का पेज पूरा बनाया है, ठीक है, अब वो पेज किसी और नॉन जावा डेवलपर को दिया जाता है। नॉन जावा डेवलपर मतलब कोई ऐसा डेवलपर की जो जावा नहीं जानता, और उसको कंपनी ने टास्क दिया है केवल तू एचटीएमएल को संभाल या केवल एचटीएमएल को तू मॉडिफाई कर। ऐसा काम अगर कंपनी ने उसको दिया है तो क्या होगा, इजीली कर पाएगा। जावा का कोड है वो तो आपने पूरा एक अलग ही टैग बना के लिखा है, तो वो उसको छुएगा भी नहीं। बाकी का पूरा एचटीएमएल वो तो खुला है, नॉर्मली लिखा है ना आपने। जैसे आप एचटीएमएल का कोड लिखते हो वैसे ही आपने वो नॉर्मली एचटीएमएल का कोड लिखा है, तो वो पूरा एक्सेसिबल है क्लाइंट को, दूसरे डेवलपर को, तो वो इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इजीली वर्क डिवाइड हो सकता है डिफरेंट डेवलपर्स के बीच में। सपोज कि आपके पास दो डेवलपर्स है, एक डेवलपर जावा अच्छा जानता है, दूसरा डेवलपर एचटीएमएल अच्छा जानता है, तो आप एचटीएमएल का काम एचटीएमएल वाले डेवलपर के पास और जावा का काम जावा के डेवलपर के पास करवा के, मिक्स करवा के टीम में अपने काम को इजीली डिवाइड करके अच्छा आउटपुट रिट्रीव कर सकते हो। मतलब कि आपकी कंपनी में जो काम कर रहे बंदे डेवलपर्स, उसमें जिसमें मास्टरी है वो काम उसके पास करवा के आफ्टर ऑल आप अच्छा काम करवा सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। So the previous discussion doesn't mean that we should stop using servlet and turn to JSP. Both are appropriate at particular level. तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमें servlet बनाना बंद कर देना है और JSP ही अब बनाने लगना है, नहीं। दोनों अपनी जगह पे सही है, और अब भी कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे सर्वलेट बेहतर काम करेगा, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें JSP ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो जो जहाँ पे बेहतर काम करता है उसका हमें वहां पे उपयोग करना है। दैट इज फॉर सम टास्क we will use servlet, and for some other we will use JSP, and for others we will like to combine them both, servlet और JSP दोनों एक ही एप्लीकेशन में साथ में यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं MVC। JSP versus servlet। Using JSP, it is more convenient to write regular HTML than to use many println statement to generate the HTML। हाँ, ये तो सीधी सी बात है। अब तो हमें पता है कि अगर हम HTML को लिखना चाहते हैं तो सर्वलेट में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, और JSP में हम इजीली HTML का कोड लिख सकते हैं। Our web page design experts can build the HTML by using familiar tools and either leave places for
servlet programmers to insert the dynamic content or invoke the dynamic content indirectly by means of XML text. देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, अभी जो मैंने आपको बेनिफिट्स 3 बेनिफिट्स बताए जेएसपी के, उसमें जो लास्ट बेनिफिट था उसमें क्या था कि हम अपनी टीम को इजीली वर्क डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जो एचटीएमएल वाला डेवलपर है वो केवल एचटीएमएल का कोड लिखेगा, लिख के दे देगा, और उसमें जहां जहां पे डायनेमिक कंटेंट लिखने वहां पे वो जगह छोड़ देगा, और उस जगह पे जावा का डेवलपर जावा का कंटेंट ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम एक पेज को अच्छी तरह से बनाने के लिए अलग अलग मास्टर्स को एकत्रित करके उनसे प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। Still, apart from this flexibility using JSP, the developers of JSP still need to know about servlets. देखो, अगर सर्वलेट को नहीं जानते हो, अगर सर्वलेट पता ही नहीं है और डायरेक्टली JSP सीख रहे हो, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि JSP के डेवलपर को सर्वलेट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि JSP का पेज इंटरनली सर्वलेट ही बनता है। जब तक आपने सर्वलेट को नहीं पढ़ा, आप JSP को नहीं अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। We can't understand how JSP works without understanding servlets. We can't include the Java code effectively if we don't know servlets. When the response involves little or no output, servlet is better. अगर आपको पता ही नहीं है कि सर्वलेट क्या है, उसमें कैसा कोड होता है, तो आप JSP के पेज में जावा का कोड लिख ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि कहाँ पे लिखने से और क्या यूज करने से वो इफेक्टिव रहता है वो आपको पता ही नहीं है। तो JSP का पेज भी आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाओगे। और अगर आपका पेज ऐसा है जिसमें आउटपुट तो बिल्कुल आपको देना ही नहीं है, जस्ट प्रोसेसिंग करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ डेटा तैयार करना है, आउटपुट कुछ भी देना ही नहीं है, तो ऐसे केस में जहाँ पे आउटपुट बिल्कुल नहीं या बहुत ही निम्न है, तो वहां पे सर्वलेट अब भी ज्यादा बेहतर है JSP से। तो समझ में आ गया, जहां पे प्रोसेसिंग ज्यादा है वहां पे सर्वलेट, जहां पे आउटपुट ज्यादा है वहां पे JSP बेसिक सिंटैक्स। JSP is constructed by the following constructs. अब देखो JSP का पेज जो हम लिखते हैं उसमें अभी हमने छोटा सा एग्जांपल देखा, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें हो सकती है। उसमें HTML टेक्स्ट, HTML कमेंट्स, टेम्पलेट टेक्स्ट, JSP कमेंट्स हो सकती है, JSP एक्सप्रेशन, JSP स्क्रिप्टलेट्स, JSP डिक्लेरेशन, JSP डायरेक्टिव, JSP एक्शन, JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज, कस्टम टैग एंड एस्केप्ड टेम्पलेट टेक्स्ट। इतनी सारी चीजें JSP के पेज में हो सकती है और हम यहाँ पे सबको बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। All these constructs are to be discussed. Few are discussed in this section, and the remaining will be discussed in the later chapters. The HTML text, अब देखो HTML text की बात करें, मतलब कि JSP के पेज में HTML text हो सकता है। कैसे होगा? नॉर्मली जैसे आप HTML लिखते हो वैसे ही JSP के पेज में HTML लिखना है और कुछ नहीं। HTML text is the regular HTML content which is sent to the client unchanged. जो भी आप लिखोगे वो डायरेक्टली क्लाइंट को पहुंचाया जाएगा। HTML comment is the text which is sent to the client but not displayed by the browser. HTML की कमेंट मतलब कि जो ब्राउजर को भेजी जाती है लेकिन दिखाई नहीं जाती, मतलब उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, अब बाकी की जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे केवल हमने बात की HTML का कोड और HTML की कमेंट, ये दोनों चीजें कैसे लिखी जाती है, वो नॉर्मली जैसे हम करते आए हैं वैसे ही, और कुछ नहीं इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये था अपना चैप्टर नंबर पहला, यूनिट नंबर 4 का। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। सर यस सर जैसे कि हम सर्वलेट के कोई पेज है तो उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करते थे कि रूट के नाम के फोल्डर में, वेब एप्स के नाम के फोल्डर में, क्लासेस नाम के फोल्डर में, वैसे ही JSP का कोई डिजायर्ड लोकेशन है क्या? नहीं, ऐसा कोई डिजायर्ड लोकेशन नहीं है प्री डिफाइन कि आपको वहीं पे रखना है, आपको रूट के अंदर रखना है। आपका जो रूट फोल्डर है ना, क्योंकि सर्वर वही है ना आपका, रूट के अंदर कहीं भी रखो उसको। यस सर।
रूट के अंदर आपको ऐसा करना चाहिए कि एक फोल्डर बनाना चाहिए, उसके अंदर जेएसपी के पेज को रखना चाहिए। जैसे हम HTML का करते थे वैसे ही ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी जेएसपी के पेज को आप सिक्योर करना चाहते हो, अब देखो जैसे हम HTML का करते थे वैसे ही जेएसपी का भी करेंगे। जेएसपी का फोल्डर बना लिया और उसके अंदर जेएसपी का पेज रख दिया, फिर क्या होगा कि क्लाइंट उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है यूआरएल लिख के। लेकिन अगर जेएसपी का पेज आपका ऐसा है कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली उसे एक्सेस करवाना नहीं चाहते हो, तो आपको वो जेएसपी का पेज कहाँ पे रखना चाहिए? वेब आईएनएफ के अंदर। कुछ कुछ एग्जांपल्स, कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी जहां पे हम ये चाहेंगे कि जेएसपी का पेज क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस न कर पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको एक्सेस देंगे, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? रूट में जेएसपी फोल्डर के अंदर। लेकिन अगर हमने ऐसा पेज बनाया है जेएसपी का कि जिसको हम डायरेक्टली क्लाइंट को एक्सेस देना नहीं चाहते, अपनी सहूलियत से हम क्लाइंट को रिडायरेक्ट करेंगे जेएसपी के पेज पर, तो ऐसे पेज को हमें वेब आईएनएफ के अंदर रखना है। और फिर जैसे हम सर्वलेट का यूआरएल देते हैं ना web.xml में, web.xml में जैसे हम सर्वलेट का कस्टम यूआरएल लिखते हैं, उसी तरह से जेएसपी के पेज को भी हम कस्टम यूआरएल दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस ऐसा सर। हम कर सकते। आया समझ में? यस सर, समझ गया। हाँ, थैंक यू तो सर। जैसा हम सर्वलेट के साथ करते हैं वैसा जेएसपी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में शुरू शुरू में हम सभी जेएसपी के पेज को कहाँ पे रखेंगे टेस्टिंग के लिए? डायरेक्ट जेएसपी के फोल्डर के अंदर ही रखेंगे, और web.xml में उसके बारे में कुछ लिखेंगे नहीं। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी, क्योंकि जो भी आपने देखो रूट के अंदर डायरेक्टली आपने जेएसपी के पेज को रख दिया, तो क्लाइंट को उस पेज का नाम भी पता रहेगा। जब वो रन होता होगा तो पूरा नाम भी लिखा हुआ आएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि क्लाइंट को पूरा दिखे या पूरा उसको पता लगे, तो आप कस्टम यूआरएल बना सकते हो अपने जेएसपी के पेज के लिए भी, और उसको सुरक्षित रखने के लिए वेब आईएनएफ में, क्योंकि वेब आईएनएफ डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी रखा होता है वो क्लाइंट एक्सेस या ब्राउजर एक्सेस नहीं कर पाता डायरेक्टली। समझ गया सर। एनीबडी एल्स?